हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी उषा मैम चैनल पे। आज हम 10th क्लास का आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र का पार्ट नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, और ये आपके जो भी 25-26 में एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 कि भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे। इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। तो आंसर है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि उस समय स्थानीय उद्योग को संरक्षण की जरूरत थी ताकि वह पनप सके। इसीलिए भारत में विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाए गए थे। सन 1991 की शुरुआत में नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, क्योंकि सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ चुका है। इस प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन तथा गुणवत्ता में सुधार होना आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 3 कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। तो आंसर है पहला पॉइंट है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को श्रमिकों की संख्या पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। दूसरा पॉइंट, कंपनी श्रमिकों की मौसमी मांग के हिसाब से नियोजन कर सकती है या उन्हें काम से हटा सकती है। पॉइंट नंबर 3, यह कंपनी के लिए श्रम की लागत को कम करने में मदद करता है और वांछित लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो आंसर है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीके से उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां किसी स्थानीय कंपनी से साझा वेंचर करते हैं ताकि उनका काम शुरू हो सके। सेकेंड पॉइंट, जब व्यवसाय एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां साझा तोड़ देती हैं और फिर एक स्वतंत्र कंपनी की तरह काम करती हैं। थर्ड पॉइंट, कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले दिन से ही स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू करती हैं। फोर्थ पॉइंट है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करती हैं, वहीं कुछ अन्य निर्यात के लिए उत्पादन करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए। तो आंसर है कि विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए चाहते हैं ताकि उनके देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में सस्ते श्रम व अन्य संसाधनों का लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है। इसलिए मेरा मानना है कि विकासशील देशों को विकसित देशों से भी मांग करनी चाहिए कि वे भी अपनी नीतियां उदार बनाएं तथा किसानों को आर्थिक सहायता बंद करें तथा व्यापार पर अवरोधकों को समाप्त करें। विकसित देशों को भी विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि व्यापार दोनों ओर से चल सके। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या की। तो आंसर है कि वैश्वीकरण से भारत में व्यापार करने के ढंग और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी आबादी एक बहुत बड़े भाग तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। अगला पॉइंट है, इससे स्थानीय व विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी तरफ अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है,
श्रम कानूनों में अधिकाधिक लचीलापन होने के कारण श्रमिकों का शोषण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं में निवेश करती हैं जिनके खरीदार संपन्न वर्ग के लोगों हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। तो आंसर है कि व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से अभिप्राय यह है कि विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को हटा दिया जाता है जिससे विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण होता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं निवेश तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने भी वैश्वीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि वस्तुओं और सेवाओं का सुगमता से आयात निर्यात किया जा सकेगा तो विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने आसानी से स्थापित करने में सक्षम होंगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों के द्वारा ही विदेशी व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिक निवेश व व्यापार के द्वारा ही विभिन्न देशों के उत्पादन का एकीकरण संभव हुआ है। इससे विश्व के देश एक दूसरे के और निकट आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के विकास में योगदान देने में किन्हीं 3 कारकों का उजागर कीजिए। तो आंसर है कि वैश्वीकरण के विकास में योगदान देने में निम्न कारक हैं। पहला है संचार और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। संचार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दुनिया को करीब लाती है जिससे विभिन्न देशों के लोग व्यवसाय और संगठन आसानी से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान। प्रौद्योगिकी वैश्विक स्तर पर जुड़ने संवाद करने और सहयोग करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके इस प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। थर्ड पॉइंट कि देशों के बीच लोगों का आवागमन। यह राजनीति और आर्थिक वैश्वीकरण द्वारा आसान बनाया जाता है जैसे कि मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जो सीमाओं के पार आवागमन को आसान बनाते हैं। अभी आपके एमसीक्यू हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। ठीक है, विदेशी निवेश, माल की देरी या क्षति, आयात पर कर या इनमें से कोई। तो आंसर है सी आयात पर कर। निम्नलिखित में से कौन से कथन वैश्वीकरण को सक्षम करने वाले कारकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। पहला कि परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार, दूसरा पोर्ट हैंडलिंग लागत में भारी कमी, तीसरा है नगण्य लागत पर इंटरनेट की उपलब्धता, चौथा है हवाई परमिट की लागत गिर गई है। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन, यानी कि ये सारे के सारे जो 4 के 4 कथन है ये बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को संदर्भित करता है। निजीकरण, भूमंडलीकरण, समाजीकरण या उदारीकरण। तो आंसर है इसका उदारीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1991 में भारत सरकार ने व्यापार बाधाओं को हटा दिया क्योंकि ऐसा लगा कि भारतीय निर्यात बहुत अधिक था। बी, भारत के विकास के लिए पैसे की जरूरत थी। सी, घरेलू उत्पाद विरोधी उद्योगों से संपन्न होने को तैयार थे। डी, लोगों को अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों के लिए आयात की जरूरत थी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि घरेलू उत्पाद विदेशी उद्योगों से संपन्न होने को तैयार थे। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन है कि सरकार विदेशी व्यापार को बढ़ाने या घटाने के लिए व्यापार बाधाओं का उपयोग कर सकती है और यह तय कर सकती है कि देश में किस प्रकार का सामान और कितना आना चाहिए। कथन है कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सभी व्यापार बाधाओं को हटा दिया। तो आंसर है कि इसमें कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है और जो कथन 2 है वो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन के सामान और सेवाएं निवेश और तकनीकी देशों के माध्यम से चलती हैं। कारण है कि आमतौर पर बेहतर आय, बेहतर नौकरी, बेहतर शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी, यानी कि इसमें ये वाला सही कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो आर है ये एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि पिछले 50 वर्षों में कृषि और शिक्षा में कई सुधार देखे गए हैं। कारण
लंबी दूरी में माल की तेजी डिलीवरी वैश्वीकरण के कारण कम लागत पर संभव है। तो आंसर है इसका डी की यानी ए गलत है, यानी कि ये जो रीजन दे रखा है ये तो गलत है, लेकिन जो और ये आपका कारण सही है। तो देखिए ये इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर अच्छे लगे और आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आप कमेंट करके ही बता सकते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर आपको किस तरीके से लगे, आपको समझ है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।